तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द होमलेस हाउस बाय अमरनाथ प्रसाद। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में यानी कि इस पोएम को लिखने वाले व्यक्ति के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो अमरनाथ प्रसाद इनका जो जन्म है वो 1967 में अरुआन भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार में हुआ था। दोस्तों वो जगदम कॉलेज जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड है। उनके नाम पर 1 डजन से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स है और साथ ही साथ उनकी जो पोएम्स है वो बहुत से जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुई है। वो हिंदी और भोजपुरी दोनों ही भाषा में लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अ क्रिटिकल स्टडी, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश पास्ट एंड प्रेजेंट, द प्लेज ऑफ विजय तेंदुलकर अ क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन, अ न्यू अप्रोच टू इंग्लिश ग्रामर एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का थीम क्या है। ये सब हम जानेंगे ताकि आपको पोएम पढ़ते वक्त किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या फिर किस थीम के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस पोएम का थीम और मैसेज क्या होता है। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये पोएम एक लड़की की कहानी बताती है जो अकेली बैठी है और बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसके जो सपने हैं वो टूट चुके हैं और उसकी लाइफ उसकी मर्जी से नहीं चल रही। कभी वो धीरे से रोती है तो कभी ज़ोर से रोती है। दोस्तों इससे पता चलता है कि उसका जो दर्द है वो बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा है। वो याद करती है कि कभी वो भी फ्री रहना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, लेकिन सोसाइटी के रूल्स ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसकी शादी जल्दी कर दी गई और वो ऐसे घर में आ गई जहाँ पर उसे अपनी मर्जी से जीने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। इसलिए वो अपने आप को एक पिंजरे में बंद तोते जैसा फील करती है जहाँ पर ना ही तो खुशी है और ना ही उम्मीद है। पहले वो एक फ्रेश और खुशनुमा फूल जैसी हुआ करती थी, लेकिन उसे टाइम से पहले ही तोड़ दिया गया, यानी कि उसकी लाइफ को बिना सोचे समझे शादी में डाल दिया गया और जिससे उसकी शादी हुई वो भी उससे कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, इसलिए उसकी लाइफ और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई। अब उसकी आंखों में थकान है, वो चुप रहती है और उसका चेहरा दिखाता है कि वो अपनी शादी में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है क्योंकि उसे छोटी ही उम्र में जो है वो इतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां दे दी गई थी, जैसे कोई कली खिलने से पहले ही मुरझा जाती है उस तरीके से। आगे बताया जाता है कि उसके पास एक छोटा सा कमज़ोर बच्चा भी है जो भूखा है और रोता रहता है, जो दिखाता है कि उस घर में सिर्फ दुख ही दुख है। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो घर में रहते हुए भी बेघर है क्योंकि घर जो है वो सिर्फ दीवारों से नहीं बनता बल्कि प्यार, रिस्पेक्ट और खुशी से बनता है, जो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए हमारे ये जो पोइट है वो दिखाना चाहते हैं कि जब किसी लड़की की फ्रीडम और खुशी छीन ली जाती है तो उसका घर भी उसके लिए सबसे ज़्यादा दुखद जगह बन जाता है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हम अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहले कुछ लाइंस आती है। सिटिंग अलोन शी इज बिटरली क्राइंग, समटाइम्स साइंग, समटाइम्स वेलिंग। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोइट है हमें एक सीन दिखा रहे हैं जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल बहुत ही अकेली बैठी है। सिटिंग अलोन का मतलब यहाँ पर सिर्फ फिजिकली अकेलापन नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फिजिकली ही अकेली नहीं बैठी है बल्कि वो इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा अकेली है, यानी कि उसके पास कोई बात करने वाला नहीं है, उसे समझने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वो अपने दुख के साथ खुद ही अकेली बैठी है, इस तरीके से बताया गया है। देन इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं शी इज़ बिटरली क्राइंग। दोस्तों इससे पता चलता है कि उसका रोना जो है वो सिंपल नहीं है बल्कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है, जैसे कि उसके दिल में बहुत ही दर्द जो है वो जम चुका है और अब वो जो है वो बाहर आ रहा है रोने के माध्यम से। समटाइम्स साइंग, समटाइम्स वेलिंग। दोस्तों इसका मतलब है कि कभी तो वो धीरे से सिसक रही है। सिसकने का मतलब होता है कि अंदर ही अंदर दर्द को दबा लेना, यानी कि जो हमारे आंसू है उसको बाहर ना आने देना, बस सिसकिया लेना। और कभी कभी वो जो है वो मतलब कि समटाइम्स वेलिंग का मतलब है कि कभी कभी वो जोर से रो पड़ती है, यानी कि जब उसका दर्द उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो आंसुओं से मतलब कि निकल जाता है।
अब हमारे जो पोइट है वो ऐसा इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम समझ सके कि उसकी लाइफ में इतना प्रेशर और इतना दुख है कि वो अपने फीलिंग्स को संभाल नहीं पा रही है। यानी कि कभी तो वो चुप रहने की कोशिश करती है, कभी सब कुछ वो बाहर आ जाता है। ये सब मिलकर हमें बताता है कि उसकी कंडीशन बहुत ही सीरियस है और वो सिर्फ रो नहीं रही है बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के दर्द को भी महसूस कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी इन शुरुआती कुछ 3 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, टू सच एन एक्सटेंट एज टू रेंट द हार्ट ऑफ इवन अ क्रूअल क्रिमिनल। दोस्तों, इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो उस लड़की के दर्द को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाते हैं। टू सच एन एक्सटेंट का मतलब है कि उसका जो दुख है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो नॉर्मल लेवल से भी बहुत ही आगे जा चुका है। यानी कि वो टू सच एन एक्सटेंट का मतलब है कि उस हद से भी आगे उठ चुका है। ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि इतना गहरा दर्द है जो कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एज टू रेंट द हार्ट ऑफ अ इवन क्रूअल क्रिमिनल का मतलब है कि अगर कोई बहुत ही कठोर और दिल से सख्त वाला इंसान भी हो, जो नॉर्मली किसी पर तरस नहीं खाता है, दया नहीं खाता है, तो वो भी उस लड़की को देखकर पिघल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, तो उसका जो दर्द है वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि अगर एक कठोर दिल वाला व्यक्ति भी अगर सामने आ जाए तो एक बार के लिए उसका भी जो दिल है वो उस पर दया खाएगा या फिर जो है वो मतलब कि पिघल जाएगा। इस तरीके से बताया गया है। अब हमारे जो पोइट है वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं ताकि वो हमें समझा सके कि उसका जो दर्द है वो कितना रियल और कितना पावरफुल है, इतना कि वो जो है वो किसी भी इंसान को हिला सकता है। यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो इनडायरेक्टली ये भी दिखाना चाहते हैं कि जब इतना बड़ा दुख एक लड़की झेल रही है तो हमारा जो समाज है इसको जो है वो उस लड़के के दुख पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर एक क्रूअल क्रिमिनल तक का दिल पिघल सकता है तो फिर आम लोगों को तो और भी ज़्यादा मतलब कि सिंपैथी देनी चाहिए और भी ज़्यादा उस लड़की के प्रति संवेदनाशील होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इन 2 लाइन्स में समझाया गया है। अब दोस्तों, आगे हमारे पोइट कहते हैं, शी वीप्स अपॉन हर शैटर्ड ड्रीम, हर अपरूटेड फेट। दोस्तों, इस लाइन में जो हमारे जो पोइट है वो उस लड़की के अंदर के टूट चुके सपनों को दिखाते हैं। शी वीप्स अपॉन हर शैटर्ड ड्रीम का मतलब है कि वो सिर्फ रो नहीं रही है बल्कि अपने उन सपनों पर रो रही है जो कभी उसने देखे थे और अब टूट चुके हैं। यानी कि उसने क्या क्या सपने देखे थे, तो खुश रहने के देखे थे, अपनी मर्जी से जीने के देखे थे, बट वो जो सपने हैं अब क्या हो चुके हैं, तो बिल्कुल टूट चुके हैं। जैसे कि एक ग्लास बिखर कर टूट जाता है, उसी तरीके से पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट हो गया। यानी कि जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने चाहा था, अपनी लाइफ को जैसे उसने इमेजिन किया था, वैसा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। हर अपरूटेड फेट का मतलब है कि उसकी पूरी जिंदगी जैसे जड़ से उखाड़ दी गई हो। जैसे एक पौधा होता है या फिर कोई ट्री होता है जिसे ज़मीन से अगर निकाल दिया जाए, उखाड़ दिया जाए तो वो जी नहीं सकता। उसी तरीके से उसकी लाइफ क्या की गई है, तो जैसे कि मतलब उसकी लाइफ को जड़ से उखाड़ दिया गया है। यहाँ पर ये जो पोइट है वो ये बताते हैं कि उसका जो फ्यूचर है वो भी उससे छीन लिया गया, उसे अपनी मर्जी से जीने का कभी चांस ही नहीं मिला। इन 2 लाइन्स के थ्रू पोइट ये रीज़न दिखाते हैं कि उसका जो दुख है वो इतना गहरा क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसका जो प्रेजेंट है सिर्फ वही नहीं, यानी कि उसका सिर्फ वर्तमान ही नहीं बल्कि फ्यूचर और पास्ट भी बहुत ही खराब रहा है। यानी कि फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो चुका है और पास्ट में उसे कुछ मिला नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है कि उसके रोने का कारण क्या है, क्यों इतना वो दुखी है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से मतलब कि सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब दोस्तों, इसके बाद आगे हमारे पोइट कहते हैं, शी रिमेंबर्स हाउ शी possessed एन आर्डेंट डिजायर टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम जॉय। दोस्तों, इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो लड़की के पास्ट की तरफ हमें ले जा रहे हैं। यानी कि जो लड़की के बीते हुए दिन है उसकी हमें इमेज दे रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले हमारे पोइट कहते हैं शी रिमेंबर्स। इसका मतलब है कि वो अपनी पुरानी लाइफ को याद कर रही है, जब सब कुछ इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं था। यानी कि वो सपने देखा करती थी, अच्छे से जिया करती थी, तो उस टाइम का ये मतलब कि वक्त है और उस बारे में अब वो सोच रही है। अब जब उसकी कंडीशन ख़राब है ना, तब वो अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रही है, अपने पास्ट को याद कर रही है। फिर आगे हमारे पोइट कहते हैं, हाउ शी possessed एन आर्डेंट डिज़ायर। दोस्तों, इससे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग विश थी, अपनी कोई इच्छा थी, कोई डिज़ायर थी। यानी कि वो सिर्फ छोटी सी इच्छा नहीं थी बल्कि उसका दिल से चाहा हुआ सपना था। वो भी दूसरी लड़कियों की तरह एक ऐसी लाइफ जीना चाहती थी जहाँ पर वो खुद डिसाइड करे, खुल के हंसे, अपनी मर्जी से जी सके, यानी कि अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सके, अपनी फ्रीडम से जी सके। तो इस तरीके से यहाँ पर इस लाइन में हमें क्या बताया गया है कि उसकी अपनी कोई विश थी, अपनी कोई इच्छा थी, खुल के जीने की, अपनी मर्जी से जीने की। आगे हमारे पोइट कहते हैं, टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम जॉय। इसका मतलब है कि वो आज़ादी और खुशी भरी जिंदगी चाहती थी, जहाँ पर उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं हो, कोई उसे कंट्रोल ना करे।
अब हमारे जो पोइट है वो ये जो लाइंस है वो इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि उसकी जो करंट दुखी लाइफ है और उसके जो पुराने सपनों के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी कि उसकी अभी की लाइफ और उसकी जो पुरानी लाइफ है उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। वो दिखाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस लड़की ने कभी सपने देखे ही नहीं थे, बल्कि प्रॉब्लम तो ये है कि उसके सपने होते हुए भी उसे पूरा किया ही नहीं गया, यानी कि उन्हें जीने का कभी मौका ही नहीं मिला। और इसी वजह से उसका जो दर्द है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। यानी कि इन 3 लाइन्स में हमने क्या समझा कि अब जब वो लड़की रो रही है, दुखी है, जब वो सिसकियाँ भरती है, रोती है, तब वो याद करती है अपने पुराने दिन को, जब वो मतलब कि उसके मन में भी एक इच्छा हुआ करती थी कि वो आगे जाकर ऐसी लाइफ जिए जहाँ पर फुल फ्रीडम उसे मिले, फुल हैप्पीनेस उसे मिले, वो अपनी मर्जी की मालिक हो, जैसे चाहे वैसे जी सके। तो इस तरीके से ये सारी बातें हमें बताई गई है कि एक लड़की है जो रो रही है और ये सारी बातें वो याद कर रही है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हमारी अगली लाइन्स आती है, इन द क्रूअल कंजर्वेटिव क्लचेस ऑफ द पेट्रियार्कियल डोमिनेशन। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे पोइट बताते हैं कि उस लड़की की लाइफ इतनी दुखद क्यों बन गई, यानी कि इतना दुख उसकी लाइफ में आया कहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं इन द क्रूअल कंजर्वेटिव क्लचेस। दोस्तों इसका मतलब है कि वो एक ऐसे सिस्टम या फिर एक ऐसे सोच के बीच फंसी हुई थी जहाँ पर मतलब कि जो सोच है वो बहुत ही पुरानी और सख्त है, जहाँ पर रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं दिया जाता, उन्हें जो है वो अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक नहीं होता है। क्लचेस वर्ड यूज़ करके हमारे जो पोइट है वो ये दिखाते हैं कि जैसे कोई किसी को मतलब कि पकड़ लेता है, बिल्कुल छोड़ता नहीं, बिल्कुल जकड़ लेता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ था कि ये जो हमारी सोसाइटी की पुरानी और जो मतलब कि बेकार सोच है, उस सोच ने उस लड़की को जकड़ लिया, पकड़ लिया और वो चीज़ मतलब कि छोड़ ही नहीं रही थी उसे। आगे बताया जाता है ऑफ द पेट्रियार्कल डोमिनेशन। दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस सोसाइटी में यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सब डिसीजंस मर्दों के हाथ में होते हैं और उस लड़की की फीलिंग्स या फिर विशेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, कोई मतलब कि उससे जो है वो निगलेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। यानी कि सारे डिसीजंस, सारे फैसले कौन लेता है, तो एक मर्द लेता है। यानी कि ये सोसाइटी कैसी है, तो पेट्रियार्कल है, यानी कि यहाँ पर किसका बोलबाला चलता है, तो मर्दों का बोलबाला चलता है। पोइट ये जो लाइन है वो इसलिए लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि उस लड़की का जो दुख है वो सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे समाज की सोच की वजह से है। यानी कि जो समाज उसके साथ कर रहा है, उसकी सोच जो है मतलब कि उसकी सोच पर जो जकड़न बिठा के रखी है समाज ने, उसके वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि उसे फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। वो दिखाना चाहते हैं कि जब किसी को अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक नहीं दिया जाता है तो उसकी ज़िंदगी नेचुरली वैसे ही ख़राब हो जाती है, वैसे ही दुखद बन जाती है। और वही इस लड़की के साथ भी हो रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पोइट इन 2 लाइन में हमें समझाते हैं। दोस्तों आगे हमारे पोइट कहते हैं, शी फील्स लाइक अ पैरट केप्ट मर्सीलेसली इन द केज, नो लाइट नो रेज। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोइट है वो लड़की के अंदर की फीलिंग को बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हमें समझा रहे हैं। हमारे पोइट सबसे पहले कहते हैं शी फील्स लाइक अ लिटिल पैरट। इसका मतलब है कि वो अपने आप को एक छोटे से तोते के जैसा महसूस कर रही है, यानी कि पैरट के जैसा महसूस कर रही है, यानी कि एक ऐसा परिंदा जो नेचुरली उड़ना चाहता है, फ्री रहना चाहता है। लेकिन आगे हमारे पोइट क्या कहते हैं, केप्ट मर्सीलेसली इन द केज। ये जो लाइन है वो दिखाती है कि उस तोते को बिना किसी दया के पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जहाँ पर वो चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता, उड़ नहीं सकता, आज़ादी नहीं ले सकता। यानी कि यहाँ पर लड़की की जो सिचुएशन है, उसकी जो लाइफ है, वो भी बिल्कुल इस पैरट के जैसे ही है। वो जीना तो चाहती है अपनी मर्जी से, पर उसे रोक दिया गया है। यानी कि जो समाज के जो बंधन है, जो रूल्स है, उसने उसे जकड़ लिया है। वो उसके लिए पिंजरा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। आगे हमारे पोइट कहते हैं नो लाइट नो रेस। इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई नई शुरुआत का चांस नहीं दिख रहा है, यानी कि कोई मतलब कि नई उम्मीद की किरणें नहीं दिख रही है। सब कुछ बिल्कुल अंधेरे जैसा है, यानी कि सब कुछ कैसा है, तो बिल्कुल काला है, अंधेरा है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब हमारे पोइट ने ये जो एग्जाम्पल है वो इसलिए यूज़ किया है ताकि हम इजीली फील कर सके कि लड़की कितनी बंद है, लड़की कितनी हेल्पलेस है, कितनी दुखी फील कर रही है, वो कितनी ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल्ड है, जैसे उसकी ज़िंदगी से सारी फ्रीडम और रोशनी छीन ली गई हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे पोएट कहते हैं शी वॉज अ मॉर्निंग फ्लावर स्लीपिंग केयरलेसली इन द स्वीट बोअर। दोस्तों इस लाइन में हमारे जो पोएट है वो लड़की की पुरानी मासूम और खुश लाइफ को दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइन हमारे पोएट कहते हैं शी वॉज अ मॉर्निंग फ्लावर। इसका मतलब है कि वो एक नए खिलते हुए फूल जैसी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, सुंदर थी, नई जिंदगी से भरी हुई थी।
मॉर्निंग का यूज़ इसीलिए किया गया है क्योंकि सुबह जो है वो सब कुछ नया होता है, सब कुछ उम्मीद भरा होता है, एक नई शुरुआत होती है। वैसे उसकी लाइफ भी जो है वो एक अच्छी शुरुआत पर थी। आगे हमारे पोएट कहते हैं स्लीपिंग केयरलेसली इन द स्वीट बोअर। दोस्तों इसका मतलब है कि वो एक प्यारी और सेफ जगह पर बिना किसी टेंशन के रह रही थी। जैसे कि कोई फूल बगीचे में आराम से खिला होता है, उसे किसी भी तरीके का कोई खतरा नहीं होता, उस तरीके से। यहाँ पर ये जो केयरलेसली वर्ड है, यहाँ पर ये जो वर्ड है वो ये दिखाता है कि वो बिल्कुल बेपरवाह थी, बिल्कुल निश्चिंत थी, उसे कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो अभी भी बचपन जैसी इनोसेंट स्टेज में थी। यानी कि वो क्या थी, तो वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं थी। पोएट ये जो लाइंस है वो इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि वो पहले कितनी ज़्यादा खुश हुआ करती थी, कितनी ज़्यादा सेफ और फ्री हुआ करती थी, और फिर उसकी लाइफ कैसे अचानक बदल गई। यानी कि पहले वो एक नेचुरल खिलती हुई जिंदगी जी रही थी, जिसे बाद में ज़बरदस्ती समाज द्वारा बदल दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पोएट कहते हैं बट प्लग्ड अनटाइमली एंड थ्रोन टू अ लाइफलेस गॉड। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोएट है वो एकदम से शार्प टर्न दिखाते हैं, जहां पर लड़की की खुश और सेफ लाइफ जो है वो अचानक खत्म हो जाती है, पूरी तरीके से पलट जाती है, बदल जाती है। सबसे पहले हमारे पोएट क्या कहते हैं, बट प्लग्ड अनटाइमली। इसका मतलब है कि उस फूल जैसी लड़की को उस वक्त तोड़ लिया गया जब उसे खिलना चाहिए था। यानी कि अभी तक हमारे पोएट क्या बात कर रहे थे, तो वो लड़की कैसी थी, तो वो फूल जैसी थी, यानी कि किसी फ्री मतलब कि बहुत ही फ्रीडम वाले जो फूल होते हैं, यानी कि जहाँ पर वो खिल सकती है, कुछ भी कर सकती है। यानी कि पास्ट की बातें करते हुए हमारे पोएट बता रहे थे कि वो बिल्कुल आज़ाद थी, बहुत ही खुश थी, सेफ थी, तो उसे फ्लावर से कंपेयर किया गया था। और अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसे वक्त से पहले ही तोड़ लिया गया, मतलब उसकी जो शादी है वो बहुत ही जल्दी कर दी गई। यहाँ पर ये जो प्लग्ड वर्ड है ये शादी के सेंस में यूज हुआ है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। यानी कि जब वो मेंटली और इमोशनली इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थी, तब उसे जो है वो मतलब कि उसकी शादी कर दी गई, यानी कि उस फूल को जो है वो बिना उसके परमिशन के तोड़ लिया गया। अनटाइमली इस वर्ड से पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो काम है वो गलत टाइम पर हुआ। अनटाइमली का मतलब है कि समय से नहीं हुआ, यानी कि जब सही समय होता है तब नहीं हुआ, बल्कि गलत टाइम पर हो गया, बिना उसकी फीलिंग्स, बिना उसके एज का ध्यान रखे ये सब उसके मर्जी के खिलाफ किया गया। आगे हमारे पोएट कहते हैं एंड थ्रोन टू अ लाइफलेस गॉड। दोस्तों इसका मतलब है कि उसे एक ऐसे इंसान के पास भेज दिया गया जहाँ पर उसे कोई प्यार नहीं मिला, कोई वार्मथ नहीं मिली, कोई समझ नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों यहाँ पर लाइफलेस गॉड ये वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लाइफलेस गॉड यहाँ पर एक ऐसे पति को दिखाता है, एक ऐसे हस्बैंड को दिखाता है जो कि बस नाम का हस्बैंड है, जिसमें कोई फीलिंग्स, कोई केयर या फिर खुशी नहीं है। यानी कि जैसे एक मूर्ति होती है जिसे बस पूजा पूजा तो जाता है, लेकिन उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है, यानी कि वो कुछ फील नहीं कर सकती है कि हम उस पर क्या अर्पण कर रहे हैं, हमारा भाव क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो एक पति को लाइफलेस गॉड कहा गया है। अब पति को यहाँ पर गॉड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जो है वो पति को गॉड कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ से यहाँ पर उसे रिलेट किया गया है कि उस लड़के की शादी एक ऐसे लड़के से हुई जहाँ पर उसमें जो है वो मतलब कि उस लड़के में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई केयर नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। इस तरीके से बताया गया है। हमारे ये जो पोइट है ये लाइंस इसीलिए लिखते हैं ताकि हमें समझा सके कि लड़की को एक ऐसे रिश्ते में डाल दिया गया जहां पर उसकी वैल्यू या फिर उसकी इमोशंस की कोई भी जगह नहीं थी, और इसी वजह से उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो लाइफ है वो अचानक से बेजान और दुखद बन गई। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन दो लाइंस में हमें समझाया गया है। दोस्तों इसके बाद आगे हमारे पोएट कहते हैं एन अनएम्प्लॉयड बॉय डिवॉइड ऑफ मर्थ एंड जॉय। दोस्तों इन लाइंस में हमारे जो पोएट है वो उस लड़की के पति के बारे में और भी ज़्यादा हमें कुछ क्लियर बातें बताते हैं, एक क्लियर विजुअल यानी कि पिक्चर हमें देते हैं। सबसे पहले हमारे पोएट क्या कहते हैं, एन अनएम्प्लॉयड बॉय। दोस्तों इसका मतलब है कि वो जो लड़का है वो कैसा है, बेरोजगार है। मतलब कि जिससे उस लड़की की शादी हुई है वो खुद भी सेटल्ड नहीं है, यानी कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, मतलब कि वो जिम्मेदारी उठाने के लायक भी नहीं था। इसलिए ये जो लाइन है वो इससे समझ आता है कि शादी जो है वो लड़की की खुशी या फिर उसका फ्यूचर देखकर नहीं की गई, बल्कि बस सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने के लिए उस लड़की को जो है वो उसके घर भेज दिया गया था। आगे हमारे पोएट कहते हैं डिवॉइड ऑफ मर्थ एंड जॉय। दोस्तों इसका मतलब है कि उस लड़के की लाइफ में भी कोई खुशी नहीं है, वो खुद ही अंदर से मतलब कि खाली है और दुखी है। और जब एक इंसान खुद ही हैप्पी नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख सकता है। ये वाला जो सेंस है इस लाइन से हमें निकाल कर मतलब कि समझना है कि अगर एक इंसान खुद ही अपनी लाइफ में खुश नहीं है, सेटल्ड नहीं है, कोई काम नहीं करता, तो वो दूसरों की लाइफ में क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा।
अब हमारे जो पोएट है वो ये जो लाइंस है वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो हमें दिखा सके कि लड़की को एक ऐसे इंसान के साथ जोड़ दिया गया जहाँ ना तो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, यानी कि ना ही तो कोई मतलब कि इनकम का सोर्स है, ना ही उसकी लाइफ स्टेबल है, ना ही स्थिर है, और ना ही कोई उसकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट उस लड़की को मिल रहा है। और इसी वजह से उसकी जो ज़िंदगी है वो और भी ज़्यादा मुश्किल और दुखद बन चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें समझाया गया है। दोस्तों आगे हमारे पोएट कह रहे हैं, हर sunken eyes, her taciturnity, her terrible gaze tell the tale of an unhappy marriage। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोएट है वो बिना डायरेक्टली बोले लड़की की पूरी कहानी उसके चेहरे पर से हमें समझा देते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं हर संकन आइज, इसका मतलब है कि उसकी जो आंखें हैं वो धसी हुई है, अंदर जा चुकी है पूरी, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा रोई हो, थक चुकी हो, उसके अंदर की एनर्जी खत्म हो चुकी हो। दोस्तों ये जो लाइन है वो दिखाती है कि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी है। आगे हमारे पोएट कहते हैं हर टैसिटर्निटी। दोस्तों इसका मतलब है कि वो बहुत ही चुप रहती है। टैसिटर्निटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अल्पभाषी है, यानी कि ज़्यादा बातें नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है, या फिर अपने पर्सनल मामलों को बाहर नहीं आने देता। ऐसे व्यक्ति को हम, या फिर ऐसी स्टेट को हम टैसिटर्निटी कहते हैं। टैसिटर्न किसे कहते हैं? टैसिटर्न हम व्यक्ति को कहते हैं। यानी कि वो जो लड़की है, इस पोएम में जिस लड़की की बात हो रही है वो कैसी है, तो वो बिल्कुल चुप रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि शायद उसकी बात सुनने वाला कोई है नहीं, या फिर वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है कि अब उसका बोलने का मन ही नहीं करता। आगे हमारे पोएट कहते हैं हर टेरिबल गेज। दोस्तों इसका मतलब है कि उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा गुस्सा है, एक ऐसी उदासी है जो देखने वाले को भी फील हो सकती है कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही है। इन सब चीज़ों को देखकर टेल द टेल ऑफ एन अनहैप्पी मैरिज, यानी कि बिना कुछ बोले ही समझ आ जाता है कि उसकी शादी बिल्कुल ही खुश नहीं है। यानी कि उसकी जो धसी हुई आंखें हैं, उसका कम बोलना, उसका अजीब तरीके से दिखना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसकी अनहैप्पी मैरिज की टेल बताता है, यानी कि कहानी बता देता है। यानी कि हमें अपने आप पता चल जाता है कि उसकी जो शादी है वो कैसी है, तो अनहैप्पी है। अब हमारे जो पोएट है वो ये दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी इंसान के जो हालात है वो उसके वर्ड से नहीं बल्कि उसके चेहरे और बिहेवियर से ही हमें समझ आ जाते हैं। और यहाँ पर लड़की का हर एक एक्सप्रेशन उसकी दुखद शादी और सच्चाई को सामने ले आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 3 लाइन्स में हमें समझाया गया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके आगे हमारे पोएट कहते हैं इन अ टेंडर प्री मेच्योर एज द बर्ड इज विदर्ड बिफोर इट ब्लूम्स। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे जो पोएट है वो फिर से लड़की की एज और उसके साथ जो ज़बरदस्ती हुई है, यानी कि उसकी उम्र से पहले जो शादी हुई है, उसके बारे में हमें कुछ और भी बातें बताते हैं। सबसे पहली बात हमारे पोएट कहते हैं इन अ टेंडर प्री मेच्योर एज। दोस्तों इसका मतलब है कि वो अभी भी बहुत ही छोटी है और बहुत ही नर्म उम्र में है, यानी कि जब उसको लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, तभी उस पर शादी और जिम्मेदारियां डाल दी गई, यानी कि शादी का भार डाल दिया गया। टेंडर वर्ड से उसकी मासूमियत और नाजुकपन दिखाया गया है, और प्री मेच्योर से ये दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है वो वक्त से पहले ही हो गई, यानी कि अभी तक वो मेच्योर भी नहीं हुई, उसमें इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं आई, तो भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई। द बर्ड इज विदर्ड बिफोर इट ब्लूम्स। दोस्तों इसका मतलब है कि जैसे कली, यानी कि जो कली होती है जब वो फूल बनने वाली होती है, अगर उसे खिलने से पहले ही तोड़ लिया जाता है या फिर वो सूख जाती है, तो उस तरीके से यहाँ पर इस लाइन को उस लड़के से कंपेयर किया गया है कि वो एक ऐसे कली के जैसी थी जो फूल बनने वाली थी, लेकिन उसे खिलने से पहले ही तोड़ लिया गया। यानी कि वैसे उसकी लाइफ भी जो है वो मतलब कि पूरी तरह से जीने से पहले ही खराब हो चुकी थी। पोएट ये जो लाइंस है वो इसलिए लिखते हैं ताकि वो हमें समझा सके कि उस लड़की को अपनी मर्जी से जीने का, अपनी ज़िंदगी जीने का कभी मौका ही नहीं मिला, उसे ग्रो होने का टाइम ही नहीं दिया गया, और इसी वजह से उसकी जो खुशी और उसके जो सपने हैं वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुके थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है। अब दोस्तों आगे हमारे पोएट कहते हैं She has in her lap a hungry, weak child, very rough, not mild, slowly but steadily crying on the verge of dying। दोस्तों इन लाइन्स में हमारे पोएट जो है वो लड़की की प्रेजेंट सिचुएशन को और भी ज़्यादा पेनफुल दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पोएट क्या कहते हैं, She has in her lap। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक दुखी लड़की नहीं है बल्कि एक माँ भी है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ गई है। फिर हमारे पोएट कहते हैं अ हंगरी वीक चाइल्ड। दोस्तों इस लाइन से हमें पता चलता है कि उसका बच्चा जो है वो ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, इसलिए कमज़ोर हो चुका है। यानी कि घर की कंडीशन कैसी है, तो बहुत ही बुरी है। यानी कि यहाँ पर इन 2 लाइन्स में हमें क्या बताया गया है कि उसके गोद में एक बच्चा है, वो एक माँ है, सिर्फ एक लड़की नहीं है बल्कि एक माँ भी है जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ही भूखा है, बहुत ही कमज़ोर है, वीक है। आगे हमारे पोएट कहते हैं वेरी रफ नॉट माइल्ड। दोस्तों इससे पता चलता है कि बच्चे की जो हालत है वो नॉर्मल नहीं है,
वो हेल्दी या फिर खुश नहीं है, बल्कि उसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। यानी कि बच्चे की जो लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है और माँ की लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। स्लोली बट स्टेडीली क्राइंग, दोस्तों इसका मतलब है कि वो जो बच्चा है वो लगातार रो रहा है, धीरे धीरे बिना रुके, जैसे कि उसका दर्द बस वो भी चल ही रहा हो, कभी खत्म होने का नाम ही ना ले। ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, इससे मतलब हमारे पोइट दिखाते हैं कि सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि बच्चे की जान तक खतरे में है। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, साथ ही साथ कमज़ोर है, छोटा है, उसे प्रॉपर मतलब कि खाना नहीं मिल रहा टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमारे पोइट क्या कहते हैं कि वो ऐसी कगार पर है कि वो मर सकता है, यानी कि उसकी जान भी खतरे में है। पोइट ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसीलिए दिखाते हैं कि समझा सके कि इस दुखद शादी और बुरी हालात का असर सिर्फ लड़की पर नहीं पड़ रहा, बल्कि उसके बच्चे पर भी पड़ रहा है। और वो जो पूरा घर है वो दुख, कमी और तकलीफ से भरा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन कुछ लाइंस में हमें समझाया गया है कि वो लड़की क्या है, तो एक माँ भी है जिसकी गोद में एक बच्चा है जो कि भूखा है, कमज़ोर है, बहुत ही रफ है, माइल्ड नहीं है, यानी कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, वो मतलब कि हेल्दी नहीं है। साथ ही साथ वो लगातार मतलब कि धीरे धीरे बिना रुके रो रहा है और वो मतलब कि मरने की कगार पर है। तो ये सारी 4-5 बातें इन लाइंस में आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी आखिरी 2 लाइंस आती है, शी इज़ इन द हाउस बट अ होमलेस हाउस। दोस्तों इन लास्ट लाइंस में हमारी पोएट सबसे गहरी बात को मतलब कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हमें समझा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पोएट कह रहे हैं शी इज़ इन द हाउस, इसका मतलब है कि वो फिजिकली एक घर के अंदर रह रही है, यानी कि उस लड़की के पास घर है, उसके पास छत है, दीवारें हैं, मतलब कि बाहर से देखने पर आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा। लेकिन हमारे पोएट कहते हैं बट अ होमलेस हाउस, यानी कि असली फीलिंग यहाँ पर बताई गई है कि वो उस घर में रहकर भी अपने आप को बेघर महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके घर में जो है वो सिर्फ मतलब कि घर जो है वो एक सिर्फ रहने की जगह नहीं होती है, बल्कि प्यार, समझ और रिस्पेक्ट और सुकून से बनता है घर, जो उसकी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है, उसकी लाइफ से बिल्कुल मिसिंग है। इसलिए वो उस जगह से इमोशनली जुड़ी हुई फील ही नहीं करती। पोइट ये जो लाइन है वो इसलिए लिखते हैं ताकि हमें समझ आए कि जब इंसान को अपनी लाइफ में खुशी और अपनापन नहीं मिलता है तो सब कुछ होते हुए भी वो अंदर से बिल्कुल खाली और अकेला फील करता है। और वही इस लड़की के साथ हो रहा था, यानी कि उसके पास हाउस तो है, यानी कि घर है, दीवारें हैं, लेकिन होम नहीं है, यानी कि उसके उसमें जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ अपनापन नहीं है, उनके साथ कोई जुड़ाव नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन आखिरी 2 लाइंस में हमें समझाया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों इस पोएम के ओवरऑल मैसेज की बात करें तो इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि जब किसी लड़की की लाइफ उसकी मर्जी के बिना डिसाइड की जाती है दूसरों के द्वारा, जैसे कि उसकी शादी कर देना बिना उसे समझे, बिना उसका प्यार जाने, तब उसकी ज़िंदगी दुखद बन जाती है। पोएट बताते हैं कि सिर्फ एक घर मिल जाना काफ़ी नहीं होता है, असली होम तब बनता है जब वहाँ पर प्यार हो, आपस में रिस्पेक्ट हो और फ्रीडम हो। अगर ये सब ना हो तो इंसान घर के अंदर रहकर भी अंदर से अकेला और बेघर महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर लड़की को अपने सपने जीने का मौका मिले और किसी भी रिश्ते में उसकी खुशी और उसकी इज्जत को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो दोस्तों यही था आज की हमारी इस पोएम का थीम और मैसेज, और इसी के सहारे हमने इस पोएम को कंप्लीट किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये जो पोएम है वो अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।